हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जीएनएम थर्ड ईयर और बीएससी नर्सिंग जो है उसमें एक सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग। तो उसमें जो मिडवाइफरी नर्सिंग होता है मतलब मिडवाइफरी जो है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम गायनेकोलॉजी नर्सिंग जो है उसके बारे में बात करेंगे। दोनों में बीएससी और जीएनएम जो है उसका सिलेबस जो होता है वो लगभग सेम होता है। तो एज पर सिलेबस के हिसाब से हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन जो है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा उनके कॉमन सिम्टम जो है वो क्या रहेंगे जो लगभग सभी डिसीज कंडीशन के अंदर दिखाई देते हैं, और एक कॉमन डायग्नोसिस जो है या कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है वो किए जाते हैं उसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। इनका कॉमन मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट और उसका कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट जो है उसका हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले बात करते हैं अपन गायनेकोलॉजी नर्सिंग जो है उसके अंदर आपको कौन कौन सी कंडीशन को पढ़ना है। गायनेकोलॉजी का सीधा मतलब होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके जो ऑर्गन होते हैं उससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन या उससे रिलेटेड जो कंडीशन होती है उसकी जो स्टडी की जाती है उसको गायनेकोलॉजी के अंतर्गत आता है। मतलब सिंपल साफ है कि गायनेकोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके जो ऑर्गन होते हैं, और ऑर्गन में कौन कौन से होते हैं, एक तो यूट्रस जो है वो आ जाएगा, एक फेलोपियन ट्यूब जो है वो, ओवरी जो होते हैं वो, उसके अलावा सर्विक्स वेजाइना जो होता है वो, और उसका आउटर वल्वा जो है। तो इससे रिलेटेड कोई डिसीज कंडीशन जो है वो पूरा गायनेकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें मेन चीज़ कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है एज पर सिलेबस आपको, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो डिसीज कंडीशन आपको पढ़नी है तो उसमें सबसे पहला तो हम बात करेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इसकी फिजियोलॉजी जो इसको हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे डिटेल में क्योंकि उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो डिसीज कंडीशन आपको पढ़नी है गायनेकोलॉजी नर्सिंग के अंदर उसमें एक कंडीशन जो है वो तो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है वो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन होती है। ये मेनली क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो शुरू होने से पहले या ओवुलेशन जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होते है उसके लगभग 14 दिन होता है, वहाँ पर क्या होता है कि फीमेल जो होती है उसको कुछ सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, जैसे हेडेक होना, एब्डोमिनल में ब्लोटिंग मतलब पेट का फूलना, मूड का स्विंग होना, इरिटेशन या इरिटेबिलिटी होना, चिड़चिड़ापन आना, इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। उसको ही प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। तो एक तो इसके बारे में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट जो है वो क्या रहेगा, तो उसके बारे में आएगा। सेकंड जो कंडीशन होती है जिसको आपको पढ़ना है वो है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया, मेनोरिया शब्द जहाँ पर भी आ रहा है उसका मतलब समझ जाना आपको क्या पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उससे रिलेटेड कंडीशन जो है वो पढ़ने की आएगी। और डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, मतलब सिंपल इसका अर्थ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस दौरान किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी का मतलब पेन होना, ठीक है। तो स्पास्मोडिक पेन होता है यदि पेट के अंदर, खास करके लोअर एब्डोमेन के अंदर, तो उसको ही डिस्मेनोरिया कहा जाता है। तो डिस्मेनोरिया जो है उसके बारे में ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे ऊपर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में अक्सर आता रहता है कि डिस्मेनोरिया क्या होता है, उसके सिम्टम क्या दिखाई देते हैं, कारण क्या है उसके, और उसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, नर्सिंग केयर जो है वो क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो एक तो ये कंडीशन है। तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जिसको शॉर्ट में डीयूबी कहा जाता है। तो ये मेनली क्या होता है, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। एक तो वेजाइनल ब्लीडिंग कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस दौरान होती है, और ये ब्लीडिंग जो होती है वो 4 to 5 डेज़ की होती है, और 4 to 5 डेज़ के बाद ब्लीडिंग जो होती है स्टॉप हो जाती है। उसके बाद एक साइकिल चलती है, ये साइकिल चलती है 28 डेज़ की, किसी किसी में ये ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज 28 डेज़ होता है। 28 डेज़ के बाद वापस क्या होती है, ब्लीडिंग जो होती है उसको ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहा जाता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। यदि किसी कारण से क्या हो, ये 28 डेज़ जो है उसके बीच में किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग होती है या मतलब असामान्य रक्तस्राव होता है या असामान्य रूप से ब्लीडिंग होती है, तो उसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहा जाता है। इसको एक और टर्म में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी कहा जाता है, या एक और शब्द यूज़ किया जाता है वो है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया
मेट्रोरेजिया जो है वो भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। वो भी है कि पीरियड के बीच में यदि किसी प्रकार की वेजाइनल ब्लीडिंग होती है या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो उसको ही मेट्रोरेजिया कहा जाता है, या दूसरे शब्द में उसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। तो एक तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि ये चीज़ क्या होती है। अगली कंडीशन जो होती है, ठीक यहाँ पर है मेट्रोरेजिया, उससे रिलेटेड एक टर्म होती है, वो होती है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया दोनों में अंतर क्या होता है? मुख्य अंतर यही है कि ब्लीडिंग जो होती है, यदि पीरियड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यदि ब्लीडिंग हैवी होती है और प्रोलॉन्ग्ड होती है, मतलब लंबे समय तक रहती है, जो कि नॉर्मली क्या होती है 4 to 5 डेज होती है, लेकिन यदि किसी महिला को ज़्यादा दिन तक 6 डे या 7 डेज तक भी ब्लीडिंग होती रहती है तो उस कंडीशन को मेनोरेजिया कहा जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होना या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका लंबे समय तक बने हुए रहना या लंबे समय तक ब्लीडिंग होना, उसको ही मेनोरेजिया कहा जाता है। तो दोनों में अंतर समझना है। मेट्रोरेजिया में तो क्या होता है, पीरियड के बीच में यदि ब्लीडिंग होती है, 28 डेज का पीरियड है, 14वें दिन 10वें दिन होती है, तो वो तो मेट्रोरेजिया या डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग कहलाएगी। और पीरियड के दौरान जैसे 4 से 5 दिन का पीरियड होता है और उसके बाद भी ब्लीडिंग होती है 6-7 दिन तक, तो उसको मेनोरेजिया कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, क्योंकि मेनोरेजिया जो होता है उसका कारण जो है ज़्यादातर हार्मोनल प्रॉब्लम होती है उसके कारण, या यूट्रस के अंदर किसी प्रकार की कोई कंडीशन है, जैसे फाइब्रोइड यूट्रस की कंडीशन है उसके कारण से, या एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है उस कारण से ये कंडीशन हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ कंडीशन है जो पढ़नी है आपको। अगली कंडीशन जो है वो हालांकि मिडवाइफरी के अंतर्गत आती है, वो है एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका स्टॉप हो जाना, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग क्या होती है, बंद हो जाती है या नहीं होती है, उसको एमिनोरिया कहते हैं। एमिनोरिया जो है उसका जो प्राइमरी कारण जो होता है, प्राइमरी कॉज, वो तो प्रेगनेंसी होता है। मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांट होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाती है। और ये प्रेगनेंसी का प्रोबेबल साइन जो होता है, मतलब जो इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी है। इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं जिसके कारण से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो सकती है, जैसे हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है, या यूट्रस जो है उसकी बनावट के अंदर किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट है, कोई भी कारण हो सकता है। तो वो सब आ जाएंगे गायनेकोलॉजी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एमिनोरिया जो है उसके बारे में भी आपको एक तो स्टडी करनी पड़ेगी कि एमिनोरिया क्या होता है, ठीक है। एक और कंडीशन है, ये डिसीज कंडीशन तो नहीं होती है लेकिन एक तरह से कंडीशन होती है, बीमारी नहीं है, कंडीशन होती है, वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज का सिंपल मतलब होता है कि स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका स्टॉप होना, और ये स्टॉप हो रहा है वो एज के अनुसार से हो रहा है। जैसे नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो शुरू होती है लगभग 12-13 वर्ष की महिला होती है उसमें शुरू हो जाती है, जिसको मिनार्की कहा जाता है। और 45 जो है उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो तो बंद हो जाती है, उसको मेनोपॉज कहा जाता है। तो मेनोपॉज जो है उसके बारे में, और मेनोपॉज जब होता है तो उस समय महिला जो होती है उसको कुछ सिम्टम जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो उसके बारे में कि मेनोपॉज में क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, उसका मैनेजमेंट जो है वो क्या रहेगा, तो उसके बारे में इसी के अंतर्गत आएगा। तो एक तो ये मेनोपॉज की कंडीशन जो है वो हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन जिसको आपको पढ़ना है वो। फिर बात करते हैं अपन गायनेकोलॉजिकल कंडीशन, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ रहा है, या उसके फंक्शन जो है उसके अंदर किसी प्रकार का कुछ चेंजेस आ रहा है, तो उससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन जो है, मतलब गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसके अंदर जो पढ़ना है आपको, तो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर मेनली यूट्रस जो है वो, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी जो उससे रिलेटेड कोई डिसीज कंडीशन जो है वो आ जाएगी। और उसके अंदर जो आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है वो है फाइब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन होती है। एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है कि फाइब्रॉइड यूट्रस की कंडीशन क्या होती है। यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड टिश्यू का फॉर्मेशन होना, उसको ही फाइब्रॉइड यूट्रस कहा जाता है। इसमें यूट्रस जो है उसकी साइज जो है वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं इसमें इरेगुलरिटीज आती है। कारण जो होता है इसका कोई डेफिनेटिव कारण नहीं है, पर्टिकुलर कारण जो है वो इतना क्लियर नहीं है। तो इसके बारे में कि फाइब्रॉइड यूट्रस जो है वो क्या होता है। दूसरी कंडीशन जो होती है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन,
एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम जो होती है, जो कि यूट्रस की सबसे इनर लाइनिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, और प्रोलिफरेशन के बाद फर्टिलाइज ओवम जो होता है वो आके क्या होता है, यहाँ इम्प्लांट होता है, इसमें धंसता है। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है, प्रोलिफरेट होती है। किसी कारण से यदि ये एंडोमेट्रियम की जो सेल होती है वो इस यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं और डेवलप होने लगती है, कहीं और ग्रो करने लगती है, तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है उसके बारे में, इसका भी कारण जो इतना क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, इसके सिम्टम क्या रहेंगे, उसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगली कंडीशन जो है वो है रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। तो रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, रेट्रोवर्जन की कंडीशन, रेट्रोवर्जन नाम से ही, रेट्रो मतलब चेंज, पोजीशन जो है यूट्रस की वो चेंज हो रही है। यूट्रस जो है उसकी जो ना सामान्य पोजीशन जो होती है वो कौन सी होती है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स होता है यूट्रस। एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके ऊपर आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ रहता है और आगे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, तो इस पोजीशन में होती है। यदि किसी कारण से यूट्रस जो है उसकी पोजीशन क्या हो जाए, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ हो जाए, पीछे की तरफ से झुका हुआ होता है, तो उसको ही रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस कहा जाता है। तो रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस जो है उसके बारे में कि इसके क्या कारण है, इसमें क्या सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं, इसका रेट्रोवर्जन यूट्रस जो इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो उसके बारे में एक तो पढ़ना पड़ेगा। अगली कंडीशन जो है वो है यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है, कोई इंटरनल ऑर्गन जो होता है वो किसी कैविटी के थ्रू क्या हो रहा है, बाहर की तरफ उभर रहा है या निकल रहा है, उसको ही प्रोलैप्स कहा जाता है। और यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब क्या होगा कि यूट्रस जो होता है वो वेजाइना जो है वहाँ से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ खिसक रहा है या वहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसको ही यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। तो यूट्राइन प्रोलैप्स जो है कंडीशन, उसके बारे में एक तो पढ़ना है आपको। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जो इस पर आता रहता है। एक यूट्राइन पॉलिप की कंडीशन होती है, यूट्राइन पॉलिप। यूट्राइन पॉलिप, पॉलिप का सिंपल अर्थ क्या होता है, पॉलिप का मतलब होता है यूट्रस जो है उसकी जो इनर लायर होती है वहाँ से क्या होना, टिश्यू का बाहर की तरफ निकलना या उभरना। जैसे ये वेजाइना के अंदर उभर सकता है, वेजाइनल पॉलिप कहते हैं, या यूट्रस के अंदर भी उभर सकता है। तो टिश्यू का मास जो होता है वो कैविटी के अंदर उभर जाता है, उसको पॉलिप कहते हैं। तो यूट्रस की कैविटी के अंदर यदि टिश्यू का मास उभर जाता है तो उसको यूट्राइन पॉलिप कहा जाता है। तो यूट्राइन पॉलिप की कंडीशन जो है एक तो ये हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसका सिम्टम क्या है और इसका मैनेजमेंट जो है वो क्या रहेगा। ठीक वैसा ही एंडोमेट्रियल कैंसर जो है उस पर भी कभी कभी आता है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। एंडोमेट्रियल कैंसर की कंडीशन जो है वो क्या होती है उसके बारे में। ठीक वैसी एक और कंडीशन थी, ओवेरियन कैंसर जो है, ओवेरियन ट्यूमर या ओवेरियन कैंसर जो है उसको भी, कि ओवेरियन ट्यूमर या ओवेरियन कैंसर क्या होता है। ये तीनों ही कंडीशन जो है वो ऑन्कोजेनिक के अंदर आती है, मतलब कैंसर की कंडीशन होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होती है। इसके अलावा भी और भी कैंसर होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कॉमन होते हैं और एग्जाम में ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो जाएंगे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको आपको पढ़ना चाहिए वो। अगली कंडीशन जो है इसके अंदर वो है इन्फ्लामेटरी कंडीशन या इन्फेक्शन। तो नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहते हैं वो पेल्विक कैविटी जो है वहाँ पर रहते हैं। तो पेल्विक कैविटी के अंदर इन्फेक्शन होता है, मतलब पेल्विक इन्फेक्शन, तो उसके कारण से कौन कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती है या कौन कौन सी कंडीशन है जो कि आपको पढ़नी है। तो पेल्विक इन्फेक्शन, अब पेल्विक इन्फेक्शन के अंदर अगर बात करते हैं अपन तो सबसे कॉमन कंडीशन जो होती है वो है पीआईडी। पीआईडी जिसको फुल फॉर्म है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ये अक्सर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी मतलब पेल्विक ऑर्गन जो होता है, पेल्विक रीजन जो होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन मेनली इन्फेक्शन जो होता है खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से होता है और उसके कारण से वहाँ पर पस जो है उसका भी कलेक्शन हो जाता है और फ्लूइड जो होता है उसका भी कलेक्शन हो जाता है। तो एक तो पीआईडी जो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी कंडीशन वो पढ़नी है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर ही कुछ और कंडीशन आती है, जैसे कि एक तो होती है साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस, साल्पिन शब्द जो यूज़ किया जाता है वो फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसके यूज़ किया जाता है। तो साल्पिंजाइटिस का मतलब है फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। तो
तो उसी कंडीशन को साल्पिंजाइटिस कहते हैं। ये भी एक तरह से देखें तो ये पीआईडी जो है उसके अंतर्गत आता है। ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए किसी का, खास करके क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस का इन्फेक्शन होता है, उसके कारण से होता है, तो एक तो साल्पिंजाइटिस की कंडीशन जो है वो पढ़नी है। ठीक वैसा ही यदि ओवरी जो होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं ओफेराइटिस। ओफेराइटिस कहा जाता है। ओफेराइटिस की कंडीशन जो होती है वो ओवरी जो होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी कारण से, तो उस कंडीशन को कहा जाता है। तो एक तो ये कंडीशन जो है वो हो जाएगी इन्फेक्शन की। इसके अलावा अगली इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन जो होती है वो वेजाइना है या वल्वा जो होता है वो है। तो वल्वा वेजाइना में होता है तो दोनों को कॉमन में वल्वो वेजाइनल या वेजाइनाइटिस भी कहा जाता है। वल्वो वेजाइनाइटिस मतलब वल्वा और वेजाइना जो है, वल्वा में होता है तो उसको वल्वाइटिस कहा जाता है, वेजाइना में होगा तो उसको वेजाइनाइटिस कहा जाता है। ज़्यादातर जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में साथ में होता है तो उसको वोल्वो वेजाइनाइटिस कहा जाता है। तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, वो होती है कि ये जो वेजाइना जो है उसके अंदर किसी प्रकार का क्या हो जाए, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाए। नॉर्मल इस तरह से वेजाइना होती है, उसके बाद यहाँ पर यूरेथ्रा जो है वो है और पीछे की तरफ एनल कैनाल होती है। यदि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है वेजाइना और यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, या वेजाइना और एनस जो है रेक्टम उसके बीच में, तो उसको कहा जाता है फिस्टुला, और फिस्टुला कहते हैं उसको। और फिस्टुला जो होता है वो कहाँ पर हो रहा है उसके आधार पर इसके टाइप है, जैसे वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला होता है। वीवीएफ जिसको कहते हैं, वीवीएफ जो होता है वो होता है मेनली वेसिको मतलब यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना मतलब वेजाइना जो है। तो वेजाइना और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके बीच में यदि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है तो उसको वेसिको वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। ठीक वैसा ही रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला रेक्टम और वेजाइना के बीच में होता है तो उसको रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला कहा जाता है। एक तो ये फिस्टुला की कंडीशन जो है उसको भी आपको पढ़ना चाहिए कि फिस्टुला जो होता है वो क्या होता है वो। उसके अलावा सर्विक्स जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से, तो सर्विसाइटिस कहते हैं। तो एक कंडीशन ये हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगी पेल्विक इन्फेक्शन जो है उससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन जो है जो गायनेकोलॉजी के अंतर्गत आती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपके सिलेबस के अंदर भी है। अगली कंडीशन जो है वो एसटीडी आती है, क्योंकि हम गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें एसटीडी डिसीज कंडीशन जो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंडीशन वो भी आती है। एसटीडी डिसीज़ के अंदर जो आपको मुख्य रूप से पढ़नी है, हालांकि बहुत सारी है, इसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उसके अंदर भी आती है। इसमें जो आपको पढ़ना चाहिए वो एक तो गोनोरिया। गोनोरिया एक डिसीज कंडीशन होती है जो एक बैक्टीरिया होता है नाइजीरिया गोनोकोकाई, उसके इन्फेक्शन के कारण से होती है। ये भी एसटीडी डिसीज के अंतर्गत आती है। ठीक वैसे ही एक और कंडीशन होती है सिफेलिस। सिफेलिस जो होता है वो सिफेलिस जो होता है वो भी एसटीडी डिसीज कंडीशन, ये ट्रिपेनोमा पैलिडेलम जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से होने वाली कंडीशन है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कैंक्रोइड जो है वो कंडीशन होती है। एचआईवी जो है एड्स वो भी एसटीडी के अंतर्गत आता है। तो एक तो ये कंडीशन हो जाएगी एसटीडी कंडीशन। तो ये तो हो जाएगा गायनेकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन एज पर सिलेबस जो आपको पढ़नी है वो। इसके अलावा कुछ और कंडीशन जो है वो है एक तो इनफर्टिलिटी जो है जिसको हम कहते हैं बांझपन जिसको कहते हैं वो। तो इनफर्टिलिटी जो है खास करके मेल और फीमेल दोनों के अंदर कि मेल में इनफर्टिलिटी जो है उसके क्या कारण है, उसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, और फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी जो है उसके क्या कारण है, उसका मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो एक तो इनफर्टिलिटी की कंडीशन है वो एक तो पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा गायनेकोलॉजी के अंदर ब्रेस्ट जो है उसकी डिसीज कंडीशन जो है वो भी आती है। ब्रेस्ट की डिसीज कंडीशन, ब्रेस्ट से रिलेटेड डिसीज कंडीशन के अंदर एक तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, मतलब कैंसर ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर का निर्माण होना, उसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये आप MS सेकंड जो है उसके अंतर्गत आता है। ठीक वैसा ही एक मेस्टाइटिस की कंडीशन होती है, ब्रेस्ट जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको ही मेस्टाइटिस कहते हैं। ये भी MS सेकंड जो है उसका टॉपिक होता है। तो ये भी गायनेकोलॉजी जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो जाएगा गायनेकोलॉजी जो है उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन जो है उसका वो कवर करना चाहिए वो हो जाएगा।
फिर बात करते हैं अपन गायनेकोलॉजी जो है उसके अंदर डिसीज़ कंडीशन में कॉमन सिम्टम क्या दिखाई देते हैं या कौन से ऐसे सिम्टम जो होते हैं वो लगभग सभी डिसीज़ कंडीशन के अंदर दिखाई देते हैं। तो कॉमन लक्षण जो दिखाई देते हैं जो लगभग सभी डिसीज़ के अंदर होते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो है वो तो कॉमन होता है, वो है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। तो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो ठीक है। अब एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग जो होता है, जैसा कि नॉर्मली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो रहती है फीमेल के अंदर, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है उसका जो ड्यूरेशन जो होता है वो 4 डेज़ का होता है, 4 दिन का होता है। 4 दिन के दौरान क्या होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। ये अलग अलग हो सकता है, किसी में 3 दिन भी हो सकता है, किसी में 5 दिन भी हो सकता है, लेकिन एवरेज इसको 4 दिन मानते हैं। और इसके एक साइकिल के अंदर होती है, वो साइकिल होती है 28 डेज़ की। हर 28 डेज़ के बाद ये क्या होता है, ब्लीडिंग होती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। इसके बारे में क्या होती है, क्या फिजियोलॉजी है, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यदि आप चाहते हैं कमेंट करना, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इसके ऊपर डिटेल में टॉपिक बना लेंगे या एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अब एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग क्या होता है कि यदि इसके यूट्रस जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन है या किसी प्रकार की कोई एनाटॉमी में चेंजेस आ रहे हैं या किसी प्रकार का कोई हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके कारण से क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें ब्लीडिंग जो होती है उसमें क्या आ सकती है, एबनॉर्मलिटी आ सकती है या असामान्यता आ सकती है। अब असामान्यता का मतलब क्या हो सकता है, ये 4 दिन है उसकी जगह पर 6-7 दिन तक हो सकता है, ज़्यादा दिन बढ़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। हैवी ब्लीडिंग होना उसको हमने जस्ट बात की थी, मेनोरेजिया कहा जाता है। या फिर 28 डेज़ की साइकिल जो है, जैसे 28 डेज़ बाद फिर ब्लीडिंग आई तो बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब कभी भी 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको DUB डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहा जाता है। तो एक तो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा फाइब्रोइड यूट्रस की कंडीशन है या फिर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर की कंडीशन है, कैंसर की कंडीशन है, तो उसमें भी वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। तो किसी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन है तो उसके कारण से एक तो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। सेकंड सिम्टम जो दिखाई देता है वो होता है लोअर एब्डोमिनल पेन। लोअर एब्डोमिनल पेन जो होता है वो होता है लोअर एब्डोमिनल पेन, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है यूट्रस और बाकी जो ऑर्गन होते हैं वो पेल्विक कैविटी के अंदर होते हैं, और पेल्विक कैविटी जो रहती है वो मेनली लोअर एब्डोमेन जो होता है वहाँ पर स्थित होती है। तो उसके कारण से यदि इसमें किसी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन है, चाहे इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे फाइब्रोइड यूट्रस की कंडीशन है, या यूट्रस जो है उसके अंदर क्रैम्प आ रहा है, स्पास्मोडिक पेन हो रहा है, तो उसके कारण से लोअर एब्डोमेन जो होता है वहाँ पर पेन हो सकता है। ज़्यादातर ये पेन जो होता है अधिकतर वो स्पास्मोडिक होता है, मतलब मरोड़ जैसा पेन आता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ब्लीडिंग जो होती है उससे रिलेटेड होता है। तो एक तो लोअर एब्डोमिनल पेन जो है वो हो सकता है। पेन जो होता है वो अचानक से भी हो सकता है या धीरे धीरे भी हो सकता है। इसके अलावा पेन जो होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट भी हो सकता है, किसी किसी में ये सीवियर जो है वो भी हो सकता है। तो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ ही तीसरी कंडीशन जो रहती है कॉमन, वो बैकएक होता है, मतलब पेट के अंदर दर्द होता है। अगला लक्षण जो दिखाई देता है वो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, मतलब वेजाइनस से किसी प्रकार का डिस्चार्ज हो सकता है। ये डिस्चार्ज जो होता है वो वाइट कलर का हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है। इसके अलावा ऑफेंसिव मतलब बदबूदार भी हो सकता है। ज़्यादातर वेजाइनल डिस्चार्ज का जो कॉज होता है, प्राइमरी कॉज, वो तो इन्फेक्शन होता है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, जैसे फंगल का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वेजाइनाइटिस की कंडीशन है, तो उसमें ज़्यादातर वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो दिखाई देते हैं। यदि इन्फेक्शन के कारण से वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो वो ग्रीनिश कलर जो है उस कलर का हो सकता है और ऑफेंसिव मतलब बदबूदार हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी प्रकार की और कोई कंडीशन है, जैसे फाइब्रोइड यूट्रस की कंडीशन है या कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण से हो रहा है, तो उसके कारण से वाइट कलर का डिस्चार्ज जो है वो हो सकता है। तो एक तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो होता है। अगला जो है वो है पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन जो है वो पास करते समय पेन हो सकता है, जिसको डिस्यूरिया कहा जाता है। मतलब यूरिन पास करते समय दर्द होना, उसी को डिस्यूरिया कहते हैं। तो डिस्यूरिया की कंडीशन जो है वो यूजुअली दिखाई देती है। ये डिस्यूरिया की कंडीशन ज़्यादातर पीआईडी की कंडीशन है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशन है, या वेजाइनाइटिस कंडीशन है, वल्वाइटिस की कंडीशन है, तो उसमें पेनफुल यूरिनेशन जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा यदि इन्फेक्शन की कंडीशन हो रही है, वेजाइनाइटिस की कंडीशन है, तो उसमें फ्रिक्वेंसी जो है, मतलब बार बार पेशाब का आना, वो भी हो सकता है, वो भी दिखाई दे सकता है। तो ये लक्षण जो है वो भी दिखाई दे सकते हैं। अगला जो लक्षण होता है वो होता है डिस्पैरिन्यूरिया करके कंडीशन होती है। डिस्पैरिन्यूरिया का मतलब क्या होता है, पेनफुल इंटरकॉर्स, मतलब सेक्स जो है या इंटरकॉर्स करते समय पेन होता है, दर्द होता है, तो उसको डिस्पैरिन्यूरिया कहा जाता है।
डिस्पेरोनिया की कंडीशन जो होती है वो ज़्यादातर वेजाइनाइटिस की कंडीशन में, वल्वाइटिस की कंडीशन में, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन उस कंडीशन में। एक रेट्रो वर्जन ऑफ यूट्रस जो है वो रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, उस कंडीशन में दिखाई देती है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन है तो उसमें भी पेनफुल इंटरकोर्स जो होता है, मतलब इंटरकोर्स करते समय दर्द होना, वो सिम्टम जो है वो दिखाई दे सकता है। तो एक तो ये होगा। इसके अलावा कुछ सिम्टम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो मेनली यदि इन्फेक्शन की कंडीशन है, जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशन है तो उसमें दिखाई देते हैं। जैसे कि एक तो फीवर जो है वो हो सकता है, हेडेक जो है वो हो सकता है। इसके अलावा एक और सिम्टम कुछ दिखाई देते हैं कभी कभी महिला को, वो मेनली क्या होता है कि यूट्रस जो है उसके अंदर पेन होता है किसी कारण से, और वो पेन जो है वो विसरल पेन है। उस विसरल पेन के कारण से जीआई सिस्टम जो इसमें अपसेट हो सकता है, और जीआई अपसेट के कारण से नोजिया जो है या जीभ मिचलाना एंड वॉमिटिंग, उल्टी होना, वो सिम्टम जो है वो भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा यदि कैंसर की कंडीशन है, किसी प्रकार का कोई कैंसर है, जैसे कि एंडोमेट्रियम के अंदर कैंसर है, सर्विक्स के अंदर ट्यूमर की कंडीशन है, या ओवरी के अंदर ट्यूमर है, या यूट्रस जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई ट्यूमर की कंडीशन है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वेजिनल ब्लीडिंग जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस मतलब लगातार होती रहती है। और ब्लीडिंग जो होती है वो ज़्यादातर कैसे होती है, ब्राइट कलर की होती है, मतलब चमकीले लाल कलर की होती है। तो ये तो लक्षण जो है, कॉमन सिम्टम जो है, जो कि जीआई या गायनिकोलॉजिकल डिसीज कंडीशन जो है उसमें दिखाई देते हैं, वो हो जाएंगे। लास्ट में बात करते हैं हम कॉमन डायग्नोसिस, मतलब कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कॉमनली किए जाते हैं। हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, जस्ट इन्वेस्टिगेशन जो भी होते हैं उनके नाम की बात करेंगे। यदि आप डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के बारे में चाहते हैं तो कमेंट करना, हम हर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिटेल में अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब जस्ट कॉमन जो इन्वेस्टिगेशन जो किए जाते हैं, जो कि लगभग सभी डिसीज़ के अंदर लगभग कॉमन रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें एक तो जो होता है कॉमन वो रहती है, तो हिस्ट्री जो है वो ली जाती है पेशेंट की, कि सबसे पहले पेशेंट जो उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि उसको कंप्लेंट क्या आ रही है, उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है वो। सेकंड जो किया जाता है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके अंदर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के द्वारा यूट्रस जो है उसको फील किया जाता है कि यूट्रस जो होता है वो कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट फील हो रहा है, टेंडर फील हो रहा है, यूट्रस की पोजीशन जो है वो कैसी है उसको फील किया जाता है। उसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी जो है, पेल्विक के अंदर किसी प्रकार का फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं हो रहा है, उसको भी एवेलुएट किया जाता है। अगला स्पेकुलम एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। स्पेकुलम एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। स्पेकुलम एग्जामिनेशन के द्वारा मेनली वेजाइना जो है और सर्विक्स जो इसको विजुलाइज किया जाता है। सिम स्पेकुलम जो होता है या कस्को स्पेकुलम जो होता है उसकी सहायता से इसको इंस्पेक्ट किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है, देखा जाता है कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन जो है वो हो जाएगा। एक रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। ब्लड टेस्ट जो है वो भी किए जाते हैं इसके अंदर, ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट के अंदर कॉमन जो चीज़ चेक की जाती है, एक तो कॉमन ब्लड टेस्ट तो हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन का है, क्लॉटिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम होता है, ESR जो है, तो ये तो कॉमन हो जाएंगे। CBC जो है ये तो कॉमन हो जाएंगे। इसके अलावा सीरम प्रोजेस्टेरोन जो है एंड एस्ट्रोजन जो होता है उसका लेवल जो होता है वो चेक किया जाता है। अगला इन्वेस्टिगेशन जो है वो सोनोग्राफी जो है वो की जाती है। एक तो पर एब्डोमन की जाती है, मतलब एब्डोमन के ऊपर, और लोअर एब्डोमन जो है उसकी की जाती है। इसके अलावा एक ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी जो है वो की जाती है। अगला जो है वो है हिस्टोरोस्कोपी की जाती है। हिस्टोरोस्कोपी जो है, तो हिस्टोरो शब्द जो है यूट्रस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हिस्टोरोस्कोपी के अंदर मेनली एंडोस्कोप के द्वारा यूट्रस जो इसकी अंदर का स्ट्रक्चर जो है उसको विजुअलाइज किया जाता है, कोई पॉलिप तो नहीं है, फाइब्रोड की कंडीशन तो नहीं है, या किसी प्रकार का कोई चेंज एनाटॉमिकल चेंजेस तो नहीं आ रहा है, उसको डायग्नोस किया जाता है। तो एक तो हिस्टोरोस्कोपी जो है वो हो जाएगी। अगला जो है वो हिस्टोरोसाल्पिंजोग्राफी की जाती है। हिस्टोरोसाल्पिंजोग्राफी जो है वो की जाती है। हिस्टोरोसाल्पिंजोग्राफी के अंदर मेनली नॉर्मल सलाइन जो होता है वो वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ये नॉर्मल सलाइन जो होती है, फ्लूइड जो होता है वो यूट्राइन की कैविटी के अंदर और फेलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर चला जाता है। तो उसके बाद इसका ग्राफिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। इसके द्वारा इसके इंटरनल कोई एनाटॉमी में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा है या कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, उसका पता लगाया जाता है। तो एक तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो किए जाते हैं। इसके अलावा बायोप्सी जो है वो की जाती है। बायोप्सी मेनली एंडोमेट्रियम जो है उसकी और सर्विक्स जो है उसका टिश्यू लिया जाता है और उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। एक तो बायोप्सी जो है वो की जाती है। एक लेप्रोस्कोपी जो है वो की जाती है।
लेप्रोस्कोपी जो की जाती है, लेप्रोस्कोपी एब्डोमेन के ऊपर एक छेद किया जाता है और छेद के द्वारा लेप्रोस्कोप जो है उसको इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद यूट्रस जो है उसको विजुलाइज किया जाता है स्क्रीन के ऊपर। यूट्रस के आसपास कोई फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं हो रहा है या कोई ट्यूमर जो है वो तो नहीं है, उसको चेक किया जाता है। तो लेप्रोस्कोपी जो है वो की जाती है। इसके अलावा और डायग्नोस करने के लिए लेप्रोटोमी जो है वो की जाती है। लेप्रोटोमी के अंदर एब्डोमेन जो है उस पर इंसिजन लगा कर उसको ओपन किया जाता है और उसकी जांच की जाती है। एक और इन्वेस्टिगेशन है वो पेप स्मेयर किया जाता है। पेप स्मेयर, ये पेप स्मेयर जो होता है वो मेनली सर्वाइकल कैंसर जो है उसकी जांच के लिए किया जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर जो उसका पता लगाने के लिए पेप स्मेयर जो है वो किया जाता है। तो ये तो कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जाता है जो लगभग सभी डिसीज़ जो है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसके अंदर कॉमन रहते हैं। तो ये था गायनेकोलॉजी नर्सिंग जो है उसमें सिलेबस जो होता है जीएनएम और बीएससी उसके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट डिसीज़ कंडीशन है, उनका कॉमन सिम्टम क्या रहेगा, कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो क्या रहता है, वो इनका कॉमन मैनेजमेंट जो है उसके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिडवाइफरी से रिलेटेड वीडियो जो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है नोट्स के साथ, आप चाहते हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।